सभी को नमस्कार। मैं रोहित कुमार मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया है जिस पर अक्सर विद्यार्थियों के बीच में बहुत असमंजस रहता है कि किस चीज़ को सही माना जाए, किस चीज़ को गलत माना जाए। जैसे कि मैंने ऊपर टॉपिक में लिखा है, इसमें हमने कुछ संस्थाओं की बात की है और कुछ अधिकारों की बात की है। मेरे से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा इनको एक में समराइज़ करके एक वीडियो बना दिया जाए। तो एक अक्सर जो कन्फ्यूज़न रहता है वो ये है कि संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं को एक मान लिया जाता है। तो इस जगह काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। और आप जैसे जानते हो, हर किसी को गूगल सर्च करना पड़ता है, पर गूगल में इतने सारे लिंक्स आते हैं, कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो वैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, इनमें तो लेकर कन्फ्यूजन नहीं रहता है, परंतु मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, इनको लेकर जरूर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए इनके बारे में स्पष्टीकरण करें और कुछ उदाहरणों के द्वारा समझें जो कि हमारे भारतीय संविधान में है, जिससे कि हम इसको बिल्कुल एक अपने आप से मिला जुला टॉपिक मान के सीख सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो सभी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख हो। अगर आपने संविधान के अनुच्छेद पढ़े हैं, जिस जिस अनुच्छेद में संविधान में संस्थाओं का निर्माण हुआ, ये संस्थाएं दे रखी हैं, जिन जिन संस्थाओं का समावेश संविधान के अंदर खुद संविधान सभा ने कर दिया था, उनको संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग, आप जानते ही हैं, अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 29 तक निर्वाचन आयोग से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग का है, जो कि हमारे संघ की परीक्षाएं करवाती है, या केंद्र में जो स्केल 1 ऑफिसर्स की जो परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन करवाती है। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं, जो कि वित्त लेखाओं की विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जांच करते हैं, जांचकर्ता होते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग, इस प्रकार की सभी संस्थाओं का वर्णन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है, मेंशन है। तो इसका मतलब संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जो कि इसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है, सिंपल सा। अब बात करते हैं हम असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं में लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको इस तरीके से देखिए। असंवैधानिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, असंवैधानिक मतलब जो संविधान के विरोध में हो, मतलब वो नहीं जो संविधान में नहीं हो परंतु सही हो, वो होगी गैर संवैधानिक। असंवैधानिक मतलब जो संविधान के विरोधी हो। संविधान के विरोध का मतलब क्या होता है, संविधान कुछ मूलभूत भावनाओं को लेकर चलता है, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, अधिकार, इस तरह के जितने भी न्याय, बंधुत्व, एकता, अखंडता, इनको लेकर चलता है, जो कि प्रस्तावना में अधिकतर मेंशन है। उन भावनाओं के विरुद्ध अगर किसी संस्था का निर्माण होता है, या उन भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली किसी संस्थाओं का निर्माण होता है, तो वो असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे कि संविधान में धार्मिक सहिष्णुता की बात है, या उसकी भावना है, पंथनिरपेक्षता की भावना है, यदि कोई संस्था इस भावना के विरोध में जाकर एक एग्रेसिवली अपनी संस्था का निर्माण करती है या उसके उद्देश्य निर्धारित करती है, तो वह असंवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी संस्थाएं जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो, वो असंवैधानिक संस्थाएं कहलाएगी। अब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक संस्थाओं में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो गैर संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं है, जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वह संविधान के आदर्शों का पालन करती है, संविधान की मूल भावनाओं का पालन करती है। ठीक है, तो ये असंवैधानिक से अंतर हो गया। असंवैधानिक मतलब संविधान की भावना के विरुद्ध हो। गैर संवैधानिक संविधान की भावना के तो अनुकूल हो परंतु संविधान में ना हो। ठीक है ना, और संवैधानिक जो सीधे संविधान में थी। अब गैर संवैधानिक कौन सी हुई, इसमें दो तरीके से अपन समझते हैं। एक तो सांविधिक। सांविधिक मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिसको कानून बनाकर, एक्ट बनाकर संसद के द्वारा बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उनको सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। मतलब जिनका संविधान में उल्लेख ना हो, जिसको बाद में संसद ने कानून बनाकर, एक्ट बनाकर उसको बनाया हो, तो वो सांविधानिक संस्थाएं कहलाती है। स्टेचुरी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इनको। जैसे सूचना आयोग हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, सतर्कता आयोग हुआ, मानवाधिकार आयोग हुआ, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, इनको बाद में बनाया गया एक्ट के द्वारा। ठीक है,
इसी प्रकार से एक और प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था होती है जिनको बोलते हैं प्रशासकीय संस्थाएं, मतलब जिनका निर्माण संसद नहीं कर रही है, जिनका निर्माण मंत्रिपरिषद कर रहा है अपने काम के लिए, और मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है। उसके लिए संविधान में अलग से कुछ उस कानून को या उस एक्ट को अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संविधान में होता है कि जिस कानून से आया, जिस एक्ट से आया, उसको हटा के उस संस्था का भी हटाया जा सकता है, परंतु प्रशासकीय संस्थाओं में मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल था योजना आयोग, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। अब योजना आयोग को कन्वर्ट करके नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो ये अंतर हुआ। तो गैर संवैधानिक संस्थाओं में हमने दो की बात की, एक सांविधिक संस्थाएं और एक प्रशासकीय संस्था। ये बात हो गई संस्थाओं की जो मेन वो आता है। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि अधिकारों के बारे में पूछने जाते हैं, तो अधिकार तो इसमें चारों अधिकार क्या हैं, और राजनीति विज्ञान के विचारकों ने कौन कौन से अधिकारों किस किस रूप में व्याख्या की है, इसके लिए एक पूरा वीडियो अलग से बनाया जाएगा। इस समय मेरा जो मूल उद्देश्य यह है कि जो कन्फ्यूज़न रहते हैं अधिकारों के बीच में कि मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, और सांविधिक अधिकार क्या है, और मानवाधिकार क्या है, और इन सब में बीच में आपस में अंतर क्या है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकारों के रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखो, ये वो अधिकार हैं जो कि संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। आपको पता है संविधान में भाग कितने हैं? 22, जो मूल संविधान में थे 22। ठीक है ना, उसके उपखंड के रूप में बाद में भी जुड़े हैं, परंतु मूल संविधान में भाग थे 22। उसमें जो तीसरा भाग है, संघ और राज्य क्षेत्र पहला भाग था, नागरिकता दूसरा भाग था, और तीसरा भाग आता है मूल अधिकारों वाला या मौलिक अधिकारों वाला। तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35, जैसे कि आपको पता है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो उसमें शुरुआती 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात है। उन अधिकारों में अधिकतर नागरिकों को वे अधिकार दिए गए हैं जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। नैतिक और भौतिक विकास के लिए अनिवार्य है। अब वो इतने अनिवार्य हैं कि उनको मौलिक इसलिए कहा गया है कि वो इनके बिना इंसान कुछ जी ही नहीं सकता, इंसान के जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, या एक हिंदुस्तान की बाउंड्री में रहने वाला नागरिक को अगर ये मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो उसका वजूद ही नहीं है इस हिंदुस्तान में रहने का, या हिंदुस्तान की सरकार के अंतर्गत काम करने का। तो ये बहुत आवश्यक है। अब इतने आवश्यक है इसलिए इसको विशेष संरक्षण भी दिया गया। क्या विशेष संरक्षण दिया गया? जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके किसी और चीज़ को आपको कोई कोर्ट में क्लेम करना है, या आपको किसी ने हानि पहुंचाई, अगर आपको कोर्ट में जाना है, तो आपको सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर अपील के माध्यम से हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। परंतु मौलिक अधिकार ऐसा है कि उसका अगर आपका किसी ने उल्लंघन किया है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील के माध्यम से नहीं, सीधे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये विशेष प्रावधान देता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को जो प्रावधान में शामिल है उनके लिए ही ये है, इसलिए ये विशेष संरक्षण है। और साथ ही ऐसे नहीं है कि इसको जब चाहे संसद संशोधन के द्वारा पारित कर दे, या जब चाहे इसको वापस ले ले। इसको अगर किसी भी रूप में संशोधन करना है तो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और इसका अगर निलंबन भी करना है तो केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, वो भी विशेष संवैधानिक प्रक्रियाओं में। जैसे कि आपको आपातकाल का नाम सुना होगा। आपातकाल में अनुच्छेद 358 359 में प्रावधान है कि किन किन परिस्थितियों में इनका निलंबन किया जा सकता है, वो भी सिलेक्टेड, और इसी में पूरी तरीके से भी, परंतु वो बहुत विशेष परिस्थितियों की बात है, और उसमें विशेष संवैधानिक प्रक्रिया चाहिए, जो कि मैंने बताया था ऊपर भी कि विशेष बहुमत के द्वारा। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार की हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार वे हैं जो संविधान में है। संविधान में कहाँ है? भाग 3 में है। और भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 में। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि संविधान में है और संविधान के भाग 3 में है, और ये बहुत इतने आवश्यक थे कि इनके विशेष संरक्षण के लिए, इनको विशेष संरक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि व्यक्ति अगर इनका कोई व्यक्ति या राज्य इसका उल्लंघन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। अब फिर बात करते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या है, क्योंकि मौलिक अधिकार भी तो संविधान में शामिल है। तो संवैधानिक अधिकारों की जब परिभाषा दी गई, तो एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है, परंतु सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको दूसरे रूप में समझना चाहे तो संविधान में ऐसा नहीं है कि केवल मौलिक अधिकारों में ही अधिकारों की बात की है, उनके बाहर भी, मतलब भाग 3 के बाहर भी, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में भाग 3 के बाहर भी बहुत सारे अधिकारों की बात की गई है। जैसे संपत्ति का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, वयस्क मताधिकार, इस तरीके के जो अधिकारों की बात की गई है ना, जो कि संविधान में तो है परंतु भाग 3 में नहीं है, उनको संवैधानिक अधिकार कहते हैं।
इनको भी वापस लेने के लिए संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा, परंतु उतना विशेष बहुमत के जितना मूल अधिकार के चाहिए वो नहीं, वो प्रक्रिया नहीं रहेगी, उससे थोड़ी इजी हो जाती है। कुछ अधिकारों को लेकर वही प्रक्रिया रहती है, परंतु अधिकतर अधिकारों को लेकर सिंपल होती है, पर होता संविधान संशोधन ही है, क्योंकि संविधान में है और संशोधन करना है तो उसके थ्रू ही होगा। तो इस तरीके से संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार में मूल अंतर क्या हो गया? मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो संविधान के भाग 3 में हैं, और संविधान में भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। अब जैसे संपत्ति का अधिकार है, मैं इसके लिए आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, परंतु 44 से संविधान संशोधन से उसको वहाँ से हटाकर और इसको अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही उसको अनुच्छेद 12 से 35 से हटा दिया जाएगा या भाग 3 से हटा दिया जाएगा तो वैसे ही वो संवैधानिक अधिकार बन जाएगा, मौलिक अधिकार नहीं। अब संवैधानिक अधिकार बन गया, ठीक है ना, मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब इसमें एक चीज़ अंतर क्या आ गई, जब तक वो मौलिक अधिकार था तब तो उसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता था, परंतु संवैधानिक अधिकार होने पर ऐसा नहीं है, उसको अपील के माध्यम से ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं सांविधिक अधिकार, स्टैच्यूरी राइट्स, है ना। जैसे कि मैंने सांविधिक संस्थाओं में भी बताया था कि संसद के कानून के द्वारा, एक्ट के द्वारा इनको लाया जाता है। तो इसी प्रकार जो अधिकार संसद द्वारा दिए गए, ठीक है ना, जो संविधान में शामिल नहीं थे, संविधान में शामिल नहीं थे, बाद में किन्हीं एक्ट के द्वारा या किन्हीं कानूनों के द्वारा उनको लाया गया और उनको लागू किया गया। हर संस्थाओं में अधिकतर यही लागू होते हैं सांविधिक अधिकार, क्योंकि संविधान में तो सब कुछ शामिल नहीं किया जा सकता था। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो स्लाइड मेरे बनाई है ना, ये इस पर बनाई है तो ये मेरा ही रहे। तो आपने एक पेटेंट और कॉपीराइट का नाम सुना होगा, ठीक है ना। कॉपीराइट अलग चीज़ के लिए होता है, पेटेंट अलग चीज़ के लिए होता है, परंतु इसमें आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं किसी चीज़ का, अपनी किसी चीज़ का पेटेंट करवा देता हूँ या कॉपीराइट करवा देता हूँ तो उस पर मेरा अधिकार होता रहता है उसको यूज़ करने का। अब ये प्रावधान ये संरक्षण मुझे किसके द्वारा दिया गया है? पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ठीक है ना। तो वो एक्ट जो बनाया है ना, वो मुझे ये अधिकार देता है मुझे इसको यूज़ करने का। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट बनाता है, उसमें भी कई अधिकार हैं जो जो चालक होता है उनको दिया जाता है। अब एक मनरेगा का अपना नाम सुना होगा, उसमें रोजगार गारंटी का अधिकार दिया जाता है। तो ये संवैधानिक अधिकार है जो मतलब संविधान में नहीं है परंतु बाद में लोगों को दिए गए हैं। अब अगर ये संविधान, संसद ने कानून बनाकर दिए हैं तो संसद द्वारा इसको वापस भी लिया जा सकता है उस एक्ट को हटाकर, ठीक है। तो ये संवैधानिक अधिकार हो गया। अब लास्ट अधिकार जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि मानव अधिकार ना, बहुत सुनने में जितना व्यापक लग रहा है ना, वास्तव में उतना ही है। एक इंसान को या एक मानव को मानव होने के नाते जो भी अधिकार मिलते हैं मानव अधिकार है। भले ही उसको किसी भी देश की संविधान सभा ने या किसी भी देश की संसद ने उसको अभी तक मान्यता नहीं दी हो, परंतु वो मानव को मानव होने के नाते हैं तो मानवाधिकार है। तो मतलब बहुत विस्तृत हो गए, सभी तरीके के अधिकार मानवाधिकार है, जितने भी अधिकार हो सकते हैं मानवाधिकार है। जितने भी छोटे से छोटे प्राणी, छोटे से छोटे जीव के जितने भी अधिकार हो सकते हैं वो सब मानवाधिकार में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। जब उसको किसी भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है तो वो उस अलग रूप ले लेते हैं, वो सरकारी तंत्र में आ जाते हैं, या कह देते हैं वो या तो संविधान सभा में शामिल कर दिया, या तो संविधान में शामिल कर दिया जाएगा, या कानून के द्वारा उसको सांविधिक में शामिल कर दिया जाएगा। परंतु जब तक इनमें शामिल नहीं किया जाता वो मानवाधिकार के रूप में मौजूद है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। शुद्ध जल, हवा, ये पहले अधिकारों के रूप में नहीं थे, परंतु सब लोगों को पता था कि इंसान को जीवित रहने के लिए कितने बुनियादी अधिकार हैं। तो बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से इनको मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि अधिकतर जितने भी मानवाधिकार हैं जिनको बाद में शामिल किया जाता है वो मोस्टली मतलब अधिकतर जितने भी हैं वो आर्टिकल 21 के द्वारा ही शामिल किए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार के तहत ही इनको शामिल किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अभी हाल ही में हुआ था राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, उसको भी शामिल किया गया। पहले ये मानव अधिकार था परंतु इसको मान्यता सरकार नहीं देती थी, परंतु इसको हाल ही शामिल किया गया। 2018 में LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके जो अधिकार थे उनको शामिल किया गया। जो आर्टिकल वो मतलब 377 जो था पैनल कोड का, उसको थोड़ा संशोधन करके। तो इस प्रकार हम कहें तो मानव अधिकार सार्वभौमिक अधिकार है जो पूरी दुनिया में किसी क्षेत्र की बाउंड्री को नहीं देखता, किसी जाति, धर्म, लिंग इनको नहीं देखता, वो सबको देता है। परंतु उसको धीरे धीरे अपने समय के अनुसार
हर देश की सरकारें अपने अपने या तो संविधान सभा या कानून के माध्यम से देश की सांविधिक परिभाषा में उसको लाती है और उसको लागू करती है। सर्वप्रथम कहाँ कहाँ आया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हुई थी 1939 से 1945 तक। उसके बाद अखिल वैश्विक स्तर पर ये महसूस किया जाने लगा कि एक ऐसी संस्था का निर्माण हो चाहिए जो विश्व संस्था का रूप ले सके और विश्व शांति की स्थापना कर सके, तो यूएनओ आया। तो उस यूएनओ के प्रस्ताव से ही 1948 में पहली बार मानवाधिकारों का उल्लेख आया था और मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया और उसमें क्या क्या अधिकार शामिल हो सकते हैं उनका उल्लेख किया गया। तो पहली बार इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। ठीक है, पॉलिटिकल सिविल राइट अलग से हुआ, सोशल इकोनॉमिक राइट्स अलग से हुआ, वहाँ से संकल्पना आई, तो उसी के तहत शामिल कर करने के। ऐसे देखो बीच में एक लंबा फेज रहा है, पहले अश्वेतों को वो अधिकार नहीं थे, धीरे धीरे मानव अधिकार थे, परंतु सरकारों ने अधिकार नहीं दे रखे थे, धीरे धीरे उनको दिए गए। महिलाओं को उतने नहीं थे, उनको अधिकार दिए गए धीरे धीरे। बच्चों के लिए भी अलग से बने थे, पहले उतने अधिकार नहीं थे, उनको बाद में शामिल किया गया। तो इस तरीके से शुद्ध हवा, इनका तो मैंने हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया, राइट टू प्राइवेसी बताया, एलजीबीटी का बताया। तो अब ये मूल अधिकारों की गिनती में भी गिने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका अंतर हो गया। अब मानव अधिकार को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि मेरे मानवाधिकारों को उल्लंघन हुआ है, ये आर्टिकल के खिलाफ है, ये नहीं नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और जिस केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो बाई अपील, है ना, और उस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट या तो स्वतः संज्ञान लेता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, अगर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है तो अपील के द्वारा आएगा, और अपील के बाद उस केस में सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकार को ही कह देता है कि अब से ये अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है, तो अगली बार उस अधिकार के लिए कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों को किसी भी और भी शब्दावलियों में, टर्मिनोलॉजी में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।